दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल डाउन टू अर्थ में प्रकाशित लेख जीएमओ राइज फ्रॉम इंडिया विड्रॉन इन ईयू, इंडियन कोएलिशन आस्क फॉर एक्शन और द हिंदू में छपे लेख एक्सप्लेन्ड इज जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस ग्रोन इन इंडिया के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। जीएम फसल, कितना फायदा कितना नुकसान। हाल ही में भारत सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया कि भारत आनुवंशिक रूप से परिष्कृत चावल यानी जीएम राइस का निर्यात नहीं करता है। इसकी वजह बताई गई है कि भारत में फसल की ऐसी कोई भी व्यावसायिक किस्म नहीं है, यहाँ तक कि इसकी खेती भी यहाँ प्रतिबंधित है। यह सफाई भारत से कथित जीएम राइस से जुड़ी खाद्य वस्तुओं के निर्यात की खेप को वापस लेने के संबंध में एक रिपोर्ट के बाद दी गई है। दरअसल माजरा यह था कि जून के बाद से यूरोपीय देशों को भारत से लगभग 500 टन चावल का निर्यात किया गया था। यूरोपीय आयोग के रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड यानी RASFF द्वारा जांच के बाद यह बात सामने आई कि ये चावल जेनेटिकली मॉडिफाइड थे। जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल के लिए भारत को मूल स्थान के रूप में पहचाना गया। साथ ही एक अधिसूचना जारी करके ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक गणराज्य, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, यूके और यूएस को अलर्ट किया गया। हालांकि भारत ने अपने स्तर पर कृषि निर्यात प्राधिकरण एपीडा द्वारा एक जांच शुरू की। इसने चावल की खेप के स्रोत के रूप में महाराष्ट्र के एक व्यापारी की पहचान की। इस व्यापारी को शिपिंग से ठीक पहले एक परीक्षण एजेंसी द्वारा गैर जीएमओ प्रमाणीकरण यानी नॉन जीएमओ सर्टिफिकेशन दिया गया था। यह पहली बार नहीं है जब भारत पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। मई 2012 में भी यूरोपीय आयोग ने भारतीय और पाकिस्तानी दोनों आपूर्तिकर्ताओं से बासमती चावल के जीएम कंटेमिनेशन को लेकर वाणिज्य मंत्रालय को एक अधिसूचना जारी की थी। इसलिए इस ऑडियो आर्टिकल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें क्या होती हैं और इन्हें लेकर विवाद क्यों है। साथ ही ये भी समझेंगे कि जीएम फसलें किस तरह कृषि, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि जीएम फसलों के मामले में भारत की क्या स्थिति है। तो आइए इन सभी पहलुओं पर विचार करते हैं। आइए सबसे पहले जीएम फसलों के बारे में जान लेते हैं। जीएम फसल उन फसलों को कहा जाता है जिनको आनुवंशिक रूप से बदला जाता है, या फिर यूं कहें कि जिनके जीन में वैज्ञानिक तरीके से बदलाव किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि वैज्ञानिक उच्च प्रोटीन वाले गेहूं का उत्पादन करना चाहते हैं और वो गेहूं में उच्च प्रोटीन गुणवत्ता वाली बीन्स को शामिल करने का निर्णय लेते हैं। इसके लिए प्रोटीन बनाने की विशेषता वाले डीएनए के एक विशिष्ट अनुक्रम को बीन्स से अलग किया जाता है और उसे गेहूं की जीन संरचना में डाला जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न नए जीन अथवा ट्रांस जीन को गेहूं की कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है। इन कोशिकाओं को ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर में उगाया जाता है, जिससे वे पौधों के रूप में विकसित होते हैं। इन पौधों से उत्पन्न बीजों की एक नई डीएनए संरचना होती है। इन बीजों की पारंपरिक खेती की जाती है और जिससे पैदा होने वाला गेहूं उच्च प्रोटीन के साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड भी होगा। इसी तरह नीले केले प्राप्त करने के लिए केले के डीएनए में ब्लूबेरी का डीएनए डाला जा सकता है। यहाँ तक कि एक पौधे में मछली के जीन को भी डाला जा सकता है। इस तरह का प्रयोग हो भी चुका है। दरअसल ठंड के प्रति सहनशील बनाने के लिए एक आर्कटिक मछली के जीन को टमाटर में डाला गया। यह टमाटर जेनेटिकली मॉडिफाइड होकर मोनिकर फिश टोमेटो के रूप में सामने आया। हालांकि यह कभी भी बाजार तक अपनी पहुंच नहीं बना पाया। जीएम फसलों के फायदे की बात करें तो यह उत्पादनकर्ताओं और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुंचाती हैं। दरअसल जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से फसल सुरक्षा में सुधार हो सकता है। इस तकनीक के जरिए ऐसी फसलें तैयार की जा सकती हैं जो कीटों और रोगों के प्रति बेहतर प्रतिरोधक क्षमता रखती हों। इससे हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के उपयोग की भी जरूरत नहीं होगी। किसान ज्यादा उपज प्राप्त करने के साथ साथ अधिक आय भी हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा इन फसलों का उपयोग कर पोषण सामग्री में सुधार किया जा सकेगा। जीएम फसलें खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में भी सहायक होंगी। किसी भोजन के शेल्फ जीवन को उस अवधि को कहते हैं जिसके भीतर वह भोजन उपभोग करने के लिए सुरक्षित है।
एक उत्पाद का शेल्फ जीवन उस समय से शुरू होता है जब उसे तैयार किया जाता है। इन सब के अलावा जीएम फसलों के उपयोग से बेहतर स्वाद और टेक्सचर वाला भोजन तैयार किया जा सकता है। साथ ही इससे ऐसी फसलें तैयार की जा सकेंगी जिन पर खराब मौसम का ज्यादा असर ना हो। गौरतलब है कि दुनिया की 10% से अधिक फसल भूमि में आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें अथवा जीएम फसलें उगाई जाती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जीएम फसलें दुनिया में भूख की समस्या को हल कर सकती हैं। हालांकि स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर अभी भी चिंता बनी हुई है और बीते कुछ समय से जीएम फसलों और खाद्य पदार्थों को लेकर लोगों में बहस छिड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं कि जीएम फसलों से जुड़े विवाद क्या हैं। जीएम फसलों से जुड़ी संभावनाओं और जोखिमों को लेकर काफी समय से बहस चली आ रही है। जहां एक वर्ग जीएम फसलों के पक्ष में तर्क देता है तो वहीं दूसरा ऐसा भी वर्ग है जो इसके खिलाफ तर्क देता है। पक्ष में तर्क देने वालों का मानना है कि जीएम तकनीक से पैदा की गई फसलें उच्च गुणवत्ता और उपज वाली होती हैं। ये फसलें पर्यावरण अनुकूल होती हैं और इनकी लागत और कीमत सस्ती होती है। लेकिन इस तकनीक के खिलाफ तर्क देने वाले लोग इसे पर्यावरण और सेहत के लिए खतरनाक मानते हैं। इन विवादों को हम कुल 4 आधारों कृषि, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य पर जीएम फसलों के पड़ने वाले प्रभावों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीएम फसलें कृषि को कैसे प्रभावित करती हैं। जहां एक खेमा मानता है कि जीएम फसलों के प्रसार से उपज क्षमता और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, तो वहीं दूसरा खेमा मानता है कि देश में उपलब्ध कुछ सर्वोत्तम उच्च उपज देने वाली फसल की किस्मों की तुलना में जीएम फसलों की उत्पादकता से कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ है। ट्रांसजेनिक खेती से उर्वरकों और रसायनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और इस तरह से इन कृषि रसायनों के उपयोग में वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषण होगा। कृषि और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जीएम चावल के फील्ड ट्रायल के पौधे अथवा बीज गैर जीएम फसलों को दूषित कर सकते हैं। जहां तक जैव विविधता का सवाल है तो इन फसलों की उच्च उत्पादकता के कारण भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम पड़ता है। इस तरह की खेती के लिए वनों की कटाई की भी जरूरत नहीं होती। वहीं दूसरे पक्ष का तर्क है कि बड़े पैमाने पर आनुवंशिक एकरूपता जीएम फसलों को बीमारियों और कीटों के प्रति अधिक संवेदनशील बना देगी। इस तरह की खेती से जैव विविधता और फसल विविधता में भी कमी आएगी। फसल किस्मों में किए गए विदेशी जीन के हस्तांतरण से जीन प्रदूषण का खतरा पैदा हो सकता है। लोगों का मानना है कि जैव विविधता खाद्य सुरक्षा की कुंजी है और इसमें किसी भी तरह की कमी खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। आइए अब समझते हैं कि स्वास्थ्य पर जीएम तकनीक का क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसके पक्ष में तर्क देने वाले लोगों का कहना है कि जीएम तकनीक से उपजाई गई फसलें पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जैसे कि बीटा कैरोटीन से भरपूर गोल्डन राइस। इस तरह से खाद्य और पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और इससे अल्प पोषित लोगों में कुपोषण की समस्या को कम करने में भी मदद मिलेगी। जबकि दूसरा खेमा ये मानता है कि जीएम खाद्य फसल प्रणाली में विदेशी जीन के हस्तांतरण से एक विदेशी प्रोटीन का निर्माण होगा जो एलर्जी, कैंसर, पेट की बीमारी और अन्य कई बीमारियों का कारण बन सकता है। अर्थव्यवस्था को लेकर भी लोगों की राय बटी हुई है। एक धड़ा ये कहता है कि जीएम तकनीक से उत्पादन लागत में कमी आती है और उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। इससे गरीब तबका ऐसे खाद्यान्न को आसानी से खरीद सकेगा। इसके अलावा यह तकनीक कृषि बाजार में मशीनीकरण को भी बढ़ाती है। वहीं अगर बात करें तो इस तकनीक के आलोचकों का तर्क है कि जीएम तकनीकें संसाधन लागत को बढ़ाती हैं, जो गरीब किसानों के बूते से बाहर हो जाएगा। गौरतलब है कि जीएम फसलों अथवा तकनीकों का पेटेंट कराया जाता है, जिससे इन पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार स्थापित हो जाता है। ये कंपनियां अप्रत्यक्ष रूप से बीज की कीमत और उनकी उपलब्धता को नियंत्रित करेंगी। इससे फसल और बीज को लेकर किसानों के अधिकार प्रभावित होंगे। अब सवाल है कि जीएम फसलों के मामले में भारत की क्या स्थिति है। गौरतलब है कि भारत आज दुनिया का शीर्ष चावल निर्यातक देश है। भारत ने पिछले साल 18 मिलियन टन अनाज बेचकर 65,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। इन अनाजों में से लगभग 1/4 हिस्सा प्रीमियम बासमती का था। बासमती चावल खरीदने वाले 75 देशों में पश्चिम एशियाई देशों के अलावा अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सबसे बड़े आयातक हैं, जबकि ज्यादातर गैर बासमती चावल अफ्रीकी देशों और नेपाल एवं बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों को भेजे जाते हैं। आपको बता दें कि भारत में पहली जीएम फसल बीटी कॉटन या बीटी कपास को 2002 में खेती के लिए मंजूरी दी गई थी। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां बीटी कॉटन को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है।
बीटी कपास की शुरुआत के बाद से भारत अब कपास का बहुत बड़े आयातक से बहुत बड़ा निर्यातक बन गया है। बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने बीटी कॉटन के प्रभाव पर दीर्घकालिक अध्ययन किए हैं। इस अध्ययन में पता चला है कि बीटी कॉटन का मृदा और पशु के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखता। ICAR ने 2005 में तुअर, चना, ज्वार, आलू, बैंगन, टमाटर और केले से जुड़ी GM फसलों के विकास के लिए नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन ट्रांसजेनिक इन क्रॉप्स शुरू की थी। भारत में इस समय 10 फसलों मसलन बैंगन, पत्ता गोभी, अरंडी, फूल गोभी, मक्का, मूंगफली, भिंडी, आलू, चावल और टमाटर पर फील्ड ट्रायल चल रहा है। हालांकि 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने GM फसलों के एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल पर से प्रतिबंध को हटा दिया था। इसके बाद सर्वोच्च नियामक निकाय जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति यानी GEAC ने देश में बीटी बैंगन के लिए फील्ड ट्रायल की सिफारिश की, जिसके बाद 2009 में बीटी बैंगन को GEAC द्वारा मंजूरी दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति यानी TEC द्वारा GM फसलों पर लगाए गए 10 सालों के स्थगन के कारण इनके व्यावसायीकरण की दिशा में कोई काम नहीं हो पाया। 2017 में संसद में आनुवंशिक रूप से संवर्धित फसलों और पर्यावरण पर इसके प्रभाव पर एक रिपोर्ट पेश की गई थी। इस रिपोर्ट को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने पेश किया। इस रिपोर्ट के जरिए समिति ने GM फसलों के लाभ और सुरक्षा के अहम वैज्ञानिक मूल्यांकन के बाद ही देश में पेश किए जाने की सिफारिश की थी। बात करें GM मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 की, तो इसे दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया, लेकिन GEAC द्वारा पर्यावरण जैव सुरक्षा पर पूर्ण सुरक्षा मूल्यांकन की सलाह के चलते इसके व्यावसायीकरण पर रोक लगी हुई है। इसी साल जून में असम के गुवाहाटी में सरुतारी अनुसंधान फार्म में पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर की खेती की गई थी। आगे भी इस दिशा में बहुत कुछ किए जाने की संभावना है। तो आइए इस सब के बाद जानते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। दरअसल GM फसलों को लेकर जो बहस चल रही है उसे लेकर कहना अभी कठिन होगा कि यह लड़ाई कहां जाकर थमेगी। हालांकि इस दिशा में कुछ अहम प्रयास किए जा सकते हैं ताकि GM फसलों को लेकर लोगों अथवा किसानों के मन में जो दुविधाएं हैं उन्हें दूर किया जा सके। वर्ष 2006 में जैसे अमेरिका में हुआ था, अगर वैसा ही भारत में हो तो भारतीय किसानों के लिए यह बुरे सपने जैसा होगा। दरअसल उस दौरान जब बायर नामक कंपनी ने परीक्षण किया था तब निर्यात के लिए तैयार शिपमेंट में GM चावल की किस्म पाई गई थी। तब जापान, रूस और यूरोपीय संघ जैसे व्यापारिक साझेदारों ने अमेरिका से चावल के आयात को निलंबित कर दिया था। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ और बायर को अपने नुकसान के लिए $750 मिलियन के नुकसान का भुगतान करना पड़ा था। उस समय राइस एक्सपोर्ट लॉबी के दबाव में भारत ने बासमती बेल्ट में GM राइस के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नीतिगत मसौदा तैयार किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करने वाली रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन यानी RCGM GM फसलों के लिए एक सक्रिय नियामक प्रणाली है। वहीं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी यानी GEAC के पास GM फसलों के परीक्षण पर विचार करने के लिए दिशा निर्देश हैं। इन सब सरकारी प्रयासों के अलावा भारत के पास भी GM फसलों के कृषि मूल्य के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए बहुत सख्त दिशा निर्देश हैं ताकि किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। ये दिशा निर्देश GM बीजों की सुरक्षा के संबंध में सभी चिंताओं को दूर करते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी इस दिशा में अभी बहुत कुछ किए जाने की दरकार है। भारत को पैकेजिंग कानून को मजबूत बनाने और उसे सख्ती से लागू करने पर भी ध्यान देना होगा। इसके जरिए इस बात का ध्यान रखा जाए कि GM फूड्स पैकेट पर सभी जानकारियां साफ साफ लिखी हों ताकि लोगों को पता लग सके कि वह क्या खा रहे हैं और क्या नहीं। GM फसलों को मंजूरी उनके सामाजिक, आर्थिक व स्वास्थ्य पर प्रभाव के मूल्यांकन के बाद ही दी जानी चाहिए। इसके अलावा यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए कि किसानों और उपभोक्ताओं को GM फसलों और GM खाद्य पदार्थों को लेकर कोई नुकसान न उठाना पड़े। ऐसा न हो कि GM फसलों और GM फूड्स की खरीद फरोख्त को लेकर इस पर पेटेंट रखने वाली कंपनियों का ही एकाधिकार हो जाए। इन सब पर निगरानी और नियंत्रण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEAC की शक्तियों को और दुरुस्त करने की जरूरत होगी। यदि ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती हैं तो किसान और उपभोक्ता दोनों ही GM फसलों
और खाद्य पदार्थों को लेकर अपने नफा नुकसान को समझ सकेंगे और किसी भी तरह के नुकसान से बच सकेंगे। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। जीएम फसल क्या है? जीएम फसलों को लेकर चलने वाला हालिया विवाद क्या है? जीएम फसलों से होने वाले फायदे और नुकसान का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।